हेलो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एरियाज एंड डिस्टेंसेस। ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 सेक्शन 5.1 ऑफ स्टीवर्ट। तो इसके अंदर हम असल में एरियाज और डिस्टेंसेस को एज ए सम मेजर करेंगे। एरियाज एज ए सम हम डिफाइन करेंगे। अच्छा बेटा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक शेप से। पहले आपके सबसे बेसिक शेप क्या होती है आपके पास? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर इसका एरिया निकालना होता है तो हम किस तरह कंप्यूट करते हैं? इसकी लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू डब्ल्यू। ये इसका एरिया आ गया सिंगल रेक्टेंगल का। फिर इसको हमने मजीद अपग्रेड किया और ट्राइंगल के एरिया भी निकाले। ट्राइंगल के एरिया निकालने का फार्मूला क्या कैसा होता है? बेस की लेंथ इंटू हाइट इंटू हाफ। ठीक है। ये आपसे आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब अगर मैं आपको एक पॉलीगॉन दे दूं और इस पॉलीगॉन के एरिया निकालने के लिए कहूँ, तो इस पॉलीगॉन का एरिया हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? इसके अंदर मैं उस इस पॉलीगॉन को डिफरेंट ट्राइंगल में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांचेस ड्रॉ करके इसको ट्राइंगल्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। और हर ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना आता है। तो हर ट्राइंगल के एरिया, तमाम ट्राइंगल के एरियाज को सम कर देंगे तो टोटल इस पॉलीगॉन का एरिया आ जाएगा। तो देखो बेटा, हमने टेक्निक कैसे क्या यूज़ की है इसके अंदर कि एक कॉम्प्लिकेटेड जो फिगर थी उसको ब्रेक किया है स्मॉलर फिगर्स के अंदर, सिंपल स्मॉलर बट सिंपलर फिगर्स के अंदर। और सारे स्मॉलर फिगर्स का एरिया निकाला और सम अप कर लिया तो आपके वैसे जो कॉम्प्लिकेट फिगर थी उसका एरिया कंप्यूट हो गया। राइट। ये टेक्निक आ गई। तो मतलब हमने किस तरह डिफाइन किया है कि एरिया को एज अ सम ऑफ एरियाज, स्मॉलर एरियाज डिफाइन किया है। ठीक। तो अब यही चीज़ यहाँ पे हम मजीद एक्सटेंड करेंगे और अब ऐसी फिगर्स पे आएंगे जो कि इरेगुलर होंगी। इरेगुलर शेप्स लाइक दिस, जैसे ये है। ये देखें आपके पास एक ऐसी शेप है जिसकी एक साइड जो है वो कर्व है और बाकी दो साइड जो है वो स्ट्रेट लाइन है, रेगुलर है। अब इसका एरिया निकालना है। या फिर ये शेप है आपके पास, ये कर्व है, कर्व के अंडर एरिया निकालना है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। इस कर्व का एरिया निकालना है फ्रॉम 0 to 1। ये एरियाज कंप्यूट करना है। अब ये एरियाज ऐसे हैं बेटा, इसकी साइड, एक साइड क्योंकि इरेगुलर है, एक कर्वेचर उसके अंदर मौजूद है, तो इसका एग्जैक्ट एरिया निकालने का हमारे पास कोई मेथड मौजूद नहीं है विदाउट कैलकुलस। ठीक है। अब कैलकुलस में इसका एरिया कैसे कंप्यूट किया जाएगा? तो पहले कैलकुलस हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको पहले हम नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ कर, अलजबरा यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक। अब फिर बाद में इस अप्रॉक्सीमेट एरिया को हम जो है एग्जैक्ट एरिया में कन्वर्ट भी कर देंगे बाय यूजिंग कैलकुलस। अब अप्रॉक्सीमेट एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूं? टेक्निक वही यूज़ करनी है, एरिया एज अ सम। तो हम इसको स्मॉलर एरियाज में ब्रेक करेंगे, स्मॉलर फिगर्स में ब्रेक करेंगे और हर फिगर जो होगी उसका अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। अगर एग्जैक्ट एरिया निकाल सके तो एग्जैक्ट निकाल लें, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेट निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसकी जो स्ट्रिप्स थी उनको इसको वर्टिकली स्ट्रिप्स में ब्रेक कर दिया। अब वर्टिकल स्ट्रिप्स में ब्रेक करने से क्या हुआ कि हर स्ट्रिप का हम अप्रॉक्सीमेट एरिया हम कंप्यूट कर पाएंगे। अब वो अप्रॉक्सीमेट एरिया कैसे निकाला जाए? अच्छा, स्ट्रिप्स ने ब्रेक किया है बेटा, तो पहले कंपोनेंट को हम ए कहते हैं। ठीक है। मतलब पहला जो आपके पास पॉइंट होगा यहाँ से फिर दूसरी स्टेप जब शुरू होगी उस पॉइंट को मैंने क्या किया, x1 कह दिया। अच्छा, पहले पॉइंट को हम एक्स नॉट भी कह सकते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं लेकिन एक्स नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। राइट। अच्छा, x1 क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि मैंने चार स्टेप में ब्रेक किया है, इसके अंदर चार वर्टिकल स्टेप्स बनाई हैं। तो जो दूसरी स्टेप का स्टार्टिंग पॉइंट है 1/4 होगा। तीसरी स्टेप का स्टार्टिंग पॉइंट जो है 1/2, या मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए 2/4 भी बोल सकते हैं ऐसे। ये आ जाएगा x2। ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? x3 3/4। और ये आ जाएगा x4, या इसको b भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 4/4। तो हमने इस तरह से ब्रेक किया है, पहले 0 आ गया, 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 एंड 4/4। ये होंगे इसके एक्स कंपोनेंट्स, हर स्टेप का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स। ये वर्टिकल स्टेप्स बन गई। अब मुझे हर वर्टिकल स्टेप का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि इसकी एक साइड कर्वेचर है, तो हम इसके अंदर जो दो टेक्निक यूज़ करेंगे।
मतलब जो बेसिक हमारी टेक्निक होगी वो क्या होगी, इसे रेक्टेंगल में अप्रोक्सीमेट करना होगा। इस स्ट्रिप को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे बाय यूजिंग ए रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल कौन सा लिया जाए? तो रेक्टेंगल में यहाँ पर कई तरीके से बना सकता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाने का तरीका ये होगा कि मैं इसका लेफ्ट एंड पॉइंट, ये बड़ी वाली स्ट्रिप जो है इसके लेफ्ट एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं हॉरिजॉन्टली इसके राइट वाली लाइन से, तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये रेक्टेंगल का एरिया असल एरिया से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन हमने मिस कर दिया है। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये हमने क्या किया है, लेफ्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, लेफ्ट रेक्टेंगल फ्रॉम लेफ्ट साइड ड्रॉ किए हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको, इसका राइट एंड पॉइंट जो है उससे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं। ठीक है बेटा, राइट एंड पॉइंट से ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं और इसका एरिया निकाल लूं। अब ये एरिया एक्चुअल स्ट्रिप के एरिया से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कुछ एक्सेस एरिया आ गया है। राइट। और एक तरीका क्या होगा कि इसका मिडिल पॉइंट, इस स्ट्रिप के मिडिल पॉइंट की हाइट निकालूं और इस हाइट पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करवा दूं। तो अब ये रेक्टेंगल जो होगा ये आपके पास मिडिल रेक्टेंगल होगा, और ये मिडिल रेक्टेंगल जो है इसका एरिया, इसमें कुछ एक्सेस एरिया आया, कुछ एक्सेस एरिया भी आ गया है। ये सॉरी, कुछ एरिया आपके पास एक्सेस आ गया, ये वाला एरिया जो नहीं था स्ट्रिप के अंदर, और कुछ एरिया हमने छोड़ भी दिया। ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर जो एरिया निकलता है वो मिडिल से निकलता है जनरली, लेकिन लाजमी नहीं है। ठीक है। लेकिन जनरली मिडिल से, मिडिल रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल फ्रॉम द मिडिल पॉइंट वो ज़्यादा बेहतर होता है। एनीवे तो इस तरह से हम इसके मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो देखें हम इसमें क्या करते हैं, एक हमने क्या किया, एक फिगर के अंदर हमने वही, आपके पास x0 x1 x2 x3 वही स्ट्रिप बनी हुई थी, लेकिन मैंने क्या किया है कि रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए फ्रॉम राइट साइड, राइट एंड पॉइंट से रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। सारे रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल राइट एंड पॉइंट से आ रहा है, ये भी रेक्टेंगल राइट एंड पॉइंट से आ रहा है, ये भी रेक्टेंगल राइट एंड पॉइंट से आ रहा है, हर स्ट्रिप के राइट एंड पॉइंट से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। अब हमें करना क्या है, इन तमाम रेक्टेंगल के एरियाज निकालने हैं। तो हर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इसका लेंथ इंटू विड्थ। तो हर रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, अच्छा फंक्शन कौन सा यूज किया गया है बेटा इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1/4 का स्क्वायर। ये वाला पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2/4 का स्क्वायर। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 3/4 का स्क्वायर। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 4/4 का स्क्वायर। मैंने 4/4 लिख दिया, 1 का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, लेकिन मैंने उसको आपके समझा आसानी के समझने में आसानी के लिए मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 1/4 है, उसके बाद हाइट कैसे निकलेगी बेटा, कर्व की हाइट 1/4 का स्क्वायर। और ये रेक्टेंगल की हाइट भी होगी, जो कर्व की हाइट आ रही है वही क्या होगी, रेक्टेंगल की हाइट भी होगी। तो अब मुझे इनका एरिया निकालना है। तो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, इसकी विड्थ कितनी है बेटा, 1/4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा 1/4 का स्क्वायर, प्लस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसकी विड्थ कितनी है 1/4, विड्थ तो इसकी 1/4 ही है, और हाइट कितनी होगी बेटा 2/4 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। और तीसरे रेक्टेंगल के अंदर इसकी विड्थ भी 1/4 है, और लेकिन हाइट कितनी हो गई बेटा 3/4 हो गई, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद चौथे रेक्टेंगल के अंदर विड्थ 1/4 ही है, लेकिन हाइट कितनी हो गई बेटा 1 हो गई है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमने निकाला है। इसलिए हम जो एरिया निकला है, जाहिर सी बात है ये एग्जैक्ट एरिया तो नहीं है ना इस कर्व का, ये हमने उससे थोड़ा, इसका राइट रेक्टेंगल्स फ्रॉम राइट्स का जो हमने डेवलप ड्रॉ किए हैं इसके अंदर, और उनके एरियाज को सम किया है। तो इसको कहते हैं हम क्या, राइट सम कहते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं राइट सम, राइट सम कहते हैं। ठीक है। तो राइट सम का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, R4 का, कि अगर आपके पास ये पॉइंट x0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट x0 है, ये x1 है, ये x2, ये x3, ये x4, तो पहले रेक्टेंगल के अंदर आप क्या रखोगे, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स।
प्लस दूसरे पॉइंट के दूसरे रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू। ये हाइट कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स टू होगी। पहले वाली की हाइट एफ ऑफ एक्स वन है, इसकी हाइट एफ ऑफ एक्स थ्री है, और इसकी हाइट जो है एफ ऑफ एक्स फोर है। तो एफ ऑफ एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स फोर डेल्टा एक्स। ये हो गया आर फोर यानी राइट सम। और एफ ऑफ एक्स वन किया गया एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस इधर आपका एक्स स्क्वायर का फंक्शन दिया हुआ है। कोई और फंक्शन दे दें एक्स क्यू को, तो अब यहाँ पे एक्स क्यू रख देना है। अगर फोर कुछ और फंक्शन होता तो वो रख देते। जो भी फंक्शन है फार्मूला यूज़ करते। फिर एक्स वन का स्क्वायर मीन्स वन बाई फोर का स्क्वायर, और टू डेल्टा एक्स आ गया वन बाई फोर, एंड सो ऑन। तो बेटा इस तरह इसको कंप्यूट कर सकते हैं, आर फोर आप निकाल सकते हैं। तो आर फोर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तब इसके अंदर आर फोर 0.39843, 0.39843, 0.39843, ये आ जाएगा आपके पास आर फोर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। ये वैल्यू यहाँ बुक में भी दी हुई है, 0.46875, 0.46875। यू कैन कंप्यूट इट। 0.46875, ये आ जाएगा आर फोर राइट सम। ठीक है, अब उसके बाद हम लेफ्ट सम भी निकाल सकते हैं इसका। तो लेफ्ट सम निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल हो गए फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट, राइट। अब इनके एरियाज का सम निकालना। अच्छा, इस वाले का जो स्मॉल रेक्टेंगल है बन रहा है, इसकी लेफ्ट साइड है, क्योंकि इसकी हाइट जीरो आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो ये ओरिजिन पे आगे सेट करेगा, तो इस रेक्टेंगल का हाइट बनेगी ही नहीं, ये जीरो हाइट का होगा। तो इनके एरियाज का सम करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, अब इसके अंदर एल फोर के लिए फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, ये आपके पास एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। तो पहले रेक्टेंगल में हाइट कितनी आएगी बेटा इसकी, एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स वन डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स टू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स फोर डेल्टा एक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसका रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो लास्ट टर्म में एफ ऑफ एक्स थ्री आएगा इसके अंदर। उसमें क्या आया था, एफ ऑफ एक्स फोर आया था। यहाँ पे एक्स वन से स्टार्ट हुआ था एक्स फोर तक, और यहाँ पे एक्स नॉट से स्टार्ट होगा और एक्स थ्री तक। इन तमाम एरियाज को सम करें। अब ये एफ ऑफ एक्स नॉट निकालना है, तो एक्स नॉट का स्क्वायर ये हमने रख दिया, इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर दी। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, जीरो का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है बेटा, वन बाई फोर। ये डेल्टा एक्स है और ये एक्स नॉट का स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू रखी थी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट सम आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना है, 0.21875, 0.21875, 0.21875, ये आ गया इसका लेफ्ट सम। लेकिन लेफ्ट सम में सिर्फ हमने चार रेक्टेंगल लिए हैं तब आया ये। ठीक है, अब रेक्टेंगल जितने बढ़ाते आएंगे उतना ज़्यादा आपके पास एक्यूरेट होते जाएगा। देखो इस अंदाज़ा लगा लो कि ये लेफ्ट सम के अंदर अगर मैं आठ रेक्टेंगल लेता, तो आठ रेक्टेंगल लेने की सूरत में आपके रेक्टेंगल जो है वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं इस कर्व से, और इसका मिसिंग एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, हर रेक्टेंगल का जो आपके पास मिसिंग एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है पहले की निस्बत। तो अब जो इसका एरिया निकलेगा रेक्टेंगल्स के एरिया से सम करेंगे तो ज़्यादा क्लोज होगा एक्चुअल एरिया के। इसी तरह से अगर राइट सम निकालेंगे, तो राइट सम में जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था, अब एक्स्ट्रा एरिया का कम्युलेटिव सम जो है पहले से कम हो गया है। तो अब जो आपके पास एरिया निकलेगा रेक्टेंगल के सम का, राइट सम, वो एक्चुअल एरिया के ज़्यादा क्लोज होगा। तो दोनों लेफ्ट सम और राइट सम जो है, जितने ज़्यादा रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते आएंगे वो क्लोज से क्लोज होते आएंगे। अच्छा, अब लेफ्ट सम के अंदर ये देखो कि इसके अंदर पॉइंट्स क्या होंगे, जीरो, वन बाई एट, टू बाई एट, थ्री बाई एट, फोर बाई एट, ये सारे आपके पास पॉइंट्स होंगे। और हर एक की विड्थ कितनी होगी बेटा, हर इंटरवल की डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई एट होगी। तो इसको उसी फार्मूले में आप प्लग इन करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो इसका लेफ्ट सम का, अब एल एट का फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वन डेल्टा एक्स प्लस एंड सॉन एफ ऑफ एक्स एट डेल्टा एक्स सेवन, सॉरी एक्स एट तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, इसमें आएगा एक्स सेवन। लास्ट जो इसके अंदर होगा आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सर जीरो से स्टार्ट हुआ ना, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो एट वाला नहीं आएगा, सेवन था आएगा, राइट।
तो ये हो गया L8 का फार्मूला। अच्छा, इस चीज को मैं समेशन की फॉर्म में अगर लिखूं शॉर्ट फॉर्म में, तो यूं लिख सकता हूँ, समेशन आई इज इक्वल्स टू 0 to 7, ठीक है, f(x(i) डेल्टा एक्स। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 0 से लेकर 7 तक f(x(i) डेल्टा एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट सम का फॉर्मूला बन जाएगा समेशन की फॉर्म में। यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, सबको प्लस करते ही आएंगे, तो ये आप एक्सपेंड होकर यही बनता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना आपको आना चाहिए। और इसके अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, राइट, R8 का, इसके अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, f(x1) डेल्टा एक्स प्लस f(x2) डेल्टा एक्स एंड सो ऑन f(x8) डेल्टा एक्स। और ये क्या बन जाएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 8 f(x(i) डेल्टा एक्स। ये आ जाएगा R8 का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जितने आपको इंटरवल एन चाहिए होगा, जो भी यहाँ पे एन है, तो ये nth फिगर के लिए लेफ्ट सम और राइट सम क्या बन जाता है फिर, अगर हम nth फिगर के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी हम इस तरह कंप्यूट कर सकते हैं। एल एन क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 0 to 7 f(x(i) डेल्टा एक्स। ठीक है, और आर एन जो होगा वो क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 0 to 8 एफ, सॉरी 1 to 8, 1 से स्टार्ट होगा ये, 1 से लेकर 8 तक f(x(i) डेल्टा एक्स। ये आर एन का फार्मूला आ गया बेटा, और ये एल एन का फार्मूला आ गया। राइट। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम इसका मिडिल सम निकालना चाह रहे हैं, तो मिडिल सम में क्या होगी लॉजिक, मिडिल सम के अंदर हमें रेक्टेंगल जो ड्रॉ करने होंगे, वो ना लेफ्ट साइड से लेंगे हम इसका, ना राइट साइड से लेंगे। ठीक है, राइट सम तो ये आता आपके पास, राइट रेक्टेंगल्स ये बनते। अब हम मिडिल पॉइंट लेंगे, 1 और 3/4 का मिडिल पॉइंट 7/8। ये मिडिल पॉइंट जिस हाइट पे आ रहा है, उस हाइट से हम, मिडिल पॉइंट की जो हाइट आ रही है लाइन की, उस हाइट से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखो, कुछ मैंने एरिया यहाँ पर मिस कर दिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी ले लिया। तो ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को काफी हद तक बैलेंस कर लेंगे। जितना मिस करूंगा, हो सकता है उसके उसके आसपास ही मैं एरिया या मजीद यहाँ कैप्चर भी कर लूँ। तो दोनों की सूरत में बैलेंस होकर थोड़ा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब वह मिडिल सम जो है ज़्यादा बेहतर होता है, ये कहलाता है मिडिल सम, क्योंकि हम मिडिल पॉइंट से ले रहे हैं। ठीक है, और इस सूरत में ये सम ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू राइट सम एंड लेफ्ट सम। क्योंकि आपको पता है कि राइट सम इस केस के अंदर, राइट सम हमेशा ज़्यादा आएगा इसके अंदर, कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एरिया हम कैप्चर कर रहे हैं। और लेफ्ट सम के अंदर हमेशा कम आता है, क्योंकि उसमें कुछ एरिया हम बहुत सारा मिस कर देते हैं। लेकिन मिडिल सम में क्या हो रहा है बेटा, कि जितना एरिया हमने यहाँ पर मिस किया होता है, उतना ही एरिया कैप्चर भी कर लिया, थोड़ा सा एरिया मिस किया, थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और ये जो है आपके पास इस तरह से जो सब एरिया निकलेगा वो काफ़ी हद तक बेहतर निकलेगा। तो इसके निकालने के लिए हम इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, अगर आपके पास इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालना है, तो जैसे x0 x1 बार किसके बराबर होगा, x0 + x1 डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, ये x1 बार हो जाएगा। x2 बार कैसे निकलेगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। हम सबका मिडिल पॉइंट निकालते हैं, हर स्टेप का मिडिल पॉइंट निकाल लें, और उस मिडिल पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू निकालें, तो ये बन जाएगा। और उसके समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 8, 1 to 4, इस केस में क्या होगा, ये तो 4 स्टेप का सम है। तो 1 to 4 f(x(i) बार डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा M4 मिडिल सम। ठीक है, और ये भी कंप्यूट कर लेना, ये उससे ज़्यादा बेहतर निकलेगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेशन निकल रहा है। ठीक, लेकिन इसमें रेक्टेंगल हमने मिडिल सम से लिए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, दो सम और बनते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होंगे। अगर मैं उसके लिए यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये स्ट्रिप है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब इस स्ट्रिप के अंदर अगर मैं इसका राइट सम निकालूंगा बेटा, राइट रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, तो राइट रेक्टेंगल ये बनेगा। ठीक है,
लेफ्ट ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगा, जो कि उससे कम होगा। राइट थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी ये लेफ्ट था पहला वाला और ये राइट है। राइट थोड़ा कम आ गया, लेफ्ट ज़्यादा आ गया इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर अपर सम निकालना चाहूँ तो अपर सम के लिए क्या होता है कि लार्जेस्ट ऐसा पॉइंट लिया जाए बीच में जिसकी हाइट जो है क्या आ रही हो, लार्जेस्ट आ रही है, यानी मैक्सिमा जो हो। जाहिर सी बात है मैक्सिमा यहाँ मिडिल में एग्जिस्ट कर रहा है और इस पे हाइट आपके ज़्यादा आ रही है। तो अगर इस मैक्सिमम हाइट से रेक्टेंगल ड्रा करूंगा, लार्जेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये कहलाता है आपके पास अपर सम। यानी अगर सारे स्ट्रिप के अंदर मैं उसका मैक्सिमा निकालूं हर स्ट्रिप का, और उस जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा हो वही वैल्यू उसकी रेक्टेंगल की हाइट लूं उसी लिहाज से। तो अगर हर रेक्टेंगल के अंदर मैं इसके अंदर ये अपर सम निकालूं, तमाम अपर रेक्टेंगल्स बनाओ और तमाम अपर रेक्टेंगल्स को सम अप करें, तो आपके पास अपर सम निकल जाएगा। और ये अपर सम की खास बात क्या होगी, ये हमेशा तमाम सम से जो है ग्रेटर होगा। ये तमाम एरिया जो इसका एरिया होगा उससे हमेशा ज़्यादा निकलता है अपर सम, उससे कम नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट पॉइंट के रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो तमाम रेक्टेंगल क्या होंगे, लार्जेस्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेकेंड स्टेप के अंदर अपर सम क्या बनेगा, ये अपर सम ये बनेगा, मतलब ये स्टेप के अंदर आपका अपर सम की मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है, इस वाले एंड पॉइंट पे आ रहा है, तो इससे हमने ज्वाइन कर लिया। फिर आखिरी वाले स्टेप के अंदर ये रेक्टेंगल होगा। तो हर रेक्टेंगल हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा एरिया कैप्चर कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट, कोई कर्व का जो एरिया है कहीं भी हम मिस नहीं करना चाह रहे। तो और ये लास्ट वाले स्टेप के अंदर, अच्छा ये इक्वली यहाँ पे अनइक्वल स्टेप हो गई है, लेकिन अनइक्वल स्टेप नहीं, हम इक्वल स्टेप की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल स्टेप की कहानी हो रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो सब जगह हम इक्वल स्टेप ही लेंगे। इस केस में आपको अनइक्वल स्टेप लग रही है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम अनइक्वल स्टेप को डिस्कस नहीं करेंगे कैलकुलस के अंदर, राइट। तो अगर ये करें तो ये अपर सम कहलाता है। और अगर हम लोअर एंड पॉइंट से सम निकाल रहे हैं, तो देखो इसके अंदर जो आपने राइट सम निकाला था, वो राइट सम की खास बात क्या है कि लोअर सम भी है, क्योंकि इसका रेक्टेंगल भी लोअर है, इससे छोटा रेक्टेंगल बन नहीं सकता, राइट। ये लोअर एंड पॉइंट से बना है, इसको आप लेफ्ट सम कह दें या फिर लोअर सम भी कह सकते हैं। जैसे बीच वाला स्ट्रिप है, बीच वाले स्ट्रिप का लोअर सम क्या होगा, ये होगा, ये लेफ्ट भी नहीं है इसका, राइट भी नहीं है, इसका मिनिमा निकाल के मिनिमा की हाइट से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इसको हम लोअर सम भी बोल सकते हैं। तो ये लोअर सम अपर सम में खास बात क्या होती है कि ये जो है ना, एक्चुअल एरिया जो है हमेशा इनके दरमियान लाई करता है। तो अब ये केस जो है आपके पास, इसको मैंने क्या कहा था, ये लेफ्ट सम है, ठीक है, ये लेफ्ट सम है, और ये क्या कहा था मैंने, राइट सम है। लेकिन यही जो है इत्तेफाक से ये अपर सम भी है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कौन सा था बेटा, ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में होता क्या है कि इसके राइट सम जो है असल में वो अपर सम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, सारे के सारे राइट सम अपर सम होते हैं, क्योंकि जिनका राइट पॉइंट जो है वो हाईएस्ट मैक्सिमा ही होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट सम है सारे के सारे जो है ना आपके पास लोअर सम बन जाते हैं, क्योंकि इसका लेफ्ट पॉइंट जो होता है वो मिनिमा होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो लेफ्ट पॉइंट हमेशा मिनिमा होगा, राइट पॉइंट हमेशा मैक्सिमा होगा, तो ये अपर सम और लोअर सम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर एरिया लेफ्ट सम और राइट सम के दरमियान लाई करेगा हमेशा। तो देखो ये आपके पास, ये हमने मुख्तलिफ स्टेप लिए हैं, मतलब ये 8 स्टेप थे, यहाँ 10, 20, 30, 40, तो एक्चुअल एरिया हमेशा इस कर्व का इस इन दोनों एरियाज के लेफ्ट सम और राइट सम के दरमियान होगा, क्योंकि ये अपर सम है, ये लोअर सम है, लोअर सम भी है, ये लेफ्ट सम तो है लेकिन साथ में लोअर सम भी है, और ये राइट सम भी है, और कौन सा ये अपर सम भी है इन दिस केस, बिकॉज फंक्शन इज, क्यों है ऐसा, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा डिक्रीजिंग होता अगर फंक्शन तो उल्टा मामला हो जाता। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाता है, ये आपका फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, लेफ्ट सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके पास अपर सम बन जाता है, वो यू एन हो जाता है, ठीक है, अपर सम। और जो राइट सम है वो क्या बन जाएगा, लोअर सम बन जाएगा। अच्छा ये लोअर की नोटेशन यही होती है, अच्छा नोटेशन तो आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी, लोअर सम इसको मैं अपर सम लिख देता हूँ यू के बजाय, ये अपर सम हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, लोअर सम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा हो जाता है, लेफ्ट सम लोअर सम हो जाता है, राइट सम अपर सम हो जाता है। क्लियर है बेटा।
और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है फंक्शन, कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, तो उस केस में फिर कंफर्म नहीं होता कौन सा अपर सम है कौन सा लोअर सम है। उसमें नीदर केस भी आ सकता है। राइट। तो देखें इसके ना अब मजीद, तो 1000 की आपके अगर स्ट्रिप्स लिए हैं, 1000 हिस्सों में डिवाइड किया ऐसे, तब जाके आपके पास कितने डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मिल गई एरिया के लिए, क्योंकि एरिया इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, लेफ्ट सम और राइट सम के दरमियान में। तो एरिया में कितने डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मिल गई आपको, 2 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मिल गई। तो इसमें हमको लग रहा है कि ये तो थोड़ा इनएफिशिएंट सा काम हो गया है रेक्टेंगल के अंदर, कि इतने ज़्यादा स्ट्रिप में ब्रेक करने के बावजूद भी सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेट आंसर अगर निकालना हो तो कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हुई है डिवाइड करने वाली। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है, हम बेनिफिट क्या लेने वाले हैं, कि हमको पता है कि ये जो अगर स्ट्रिप में इसके अंदर मैनुअली डिवाइड करता रहूंगा तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी काम हो जाएगा, इसके ज़रिए एरिया सही नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसको हम क्विकली अगर एग्जैक्ट एरिया निकालना है, तो हम अगर इसमें इस जो ब्रेक हमने किया है इसको स्ट्रिप्स के अंदर, उनकी तादाद को, स्ट्रिप्स तादाद को इन्फिनिटी कर दें, मतलब एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा दें इसके अंदर, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो उस सूरत में ये रेक्टेंगल आपके पास बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। और जितने छोटे रेक्टेंगल्स बनेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट की लेंथ लगा दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जो एरिया कैप्चर करेंगे ये, वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वही एरिया हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व जो हमें चाहिए। तो अगर मैं इसमें फाइनाइट विथ के रेक्टेंगल बनाऊंगा तो फिर मेरे पास हमेशा अप्रोक्सीमेट एरिया निकलेगा। लेकिन मैं एन उसकी विथ को, मतलब रेक्टेंगल्स की तादाद को इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करवा दूंगा, तो फिर मेरे पास एग्जैक्ट एरिया कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है। और हमारा, हमने टेक्निक क्यों पढ़ी है बेटा, हमें अप्रॉक्सीमेट एरिया निकालने के लिए नहीं पढ़ी हमने। हमने ये टेक्निक पढ़ी है इसलिए कि हम एग्जैक्ट एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो हमें हमें लिमिट तो हमने पढ़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया पे जो हम सम जो निकाल रहे हैं, लेफ्ट सम या राइट सम या मिडिल सम, इन तीनों में से किसी भी सम पे हम इस पे लिमिट लगा देंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एल एन, ठीक है, इस पे लिमिट लगा दें आप एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, या फिर राइट सम, इस पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दें, या फिर मिडिल सम, उस पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा, सबका आंसर क्या आता है, सबका एक ही आंसर बनेगा, वो एरिया बन जाएगा। ठीक है। तो तीनों पे लिमिट इन्फिनिटी लगाने से आपको एरिया मिल रहा है। तो अब आप लोग बताएं कि सबसे आसान तरीन कौन सा सम होता है निकालना। अच्छा खैर, अभी आसान तरीन का अंदाज़ा होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ 4 स्टेप के लिए कंप्यूट किया है। तो हम देखते हैं इसमें आसान कौन सा है, उसको हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। फिलहाल तो हम अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसमें ये बोला गया है बेटा कि राइट सम पे एन की वैल्यू इन्फिनिटी लगानी है, मीन्स के राइट सम पे, अच्छा इसमें एन गिवन नहीं है ना, एन पे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये हुआ पहले तो मैं आर एन कंप्यूट करूंगा, और उसी प्रॉब्लम का सेम प्रॉब्लम है, उसके अंदर आर एन कंप्यूट करना है, मतलब इसके अंदर सिर्फ 4 स्टेप नहीं, मुझे एन स्टेप तक का एरिया निकालना है टोटल, यानी मतलब राइट सम निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट सम निकालने के लिए आपको फार्मूला तो पता ही है, एन एस टर्म का फार्मूला वो क्या होता है, f(x)(1), ठीक है, डेल्टा एक्स प्लस f(x)(2) डेल्टा एक्स, एंड सो ऑन, आखिर में f(x)(n) डेल्टा एक्स। ये राइट सम का फार्मूला हो गया। इसके अंदर फंक्शन कौन सा दिया हुआ आपका, f(x) क्या दिया हुआ है, x²। अच्छा, और कितने स्ट्रेस बनाने हैं आपको, n स्ट्रेस बनाने हैं। ठीक है। तो n स्ट्रेस बनाने का मतलब क्या हुआ, कि पहला आपके पास स्टार्टिंग जो है वो होगा 0। दूसरा जो होगा इसकी रेक्टेंगल, उसकी विड्थ कितनी होगी, टोटल विड्थ कितनी है आपके पास इसकी। अच्छा, विड्थ डेल्टा एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, अगर एंड पॉइंट आपके पास बी है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, जितने आपको स्टेप चाहिए। तो इसके अंदर बी की वैल्यू कितनी है इस केस में, 1, ए की वैल्यू कितनी है, 0, डिवाइड बाय आपका एन, तो आपके पास आ गया 1/n। इसका मतलब हर स्टेप की विड्थ कितनी होगी बेटा, 1/n होगी, 4 नहीं है, 1/n, सॉरी, 1/n। तो हर स्टेप की लेंथ जो होगी, वो विड्थ जो होगी 1/n होगी।
तो डेल्टा एक्स आ गया आपके पास 1/n। ठीक है। अब हाइट जो है हर स्टेप की चेंज हो रही है। अच्छा, आपको पता है कि पहले वाले केस में हाइट कितनी होती है, f(x1) होती है, दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए f(x2), फिर f(x3). तो हम इस इधर आपके पास f(x1), अच्छा x1 की वैल्यू कितनी होगी? x1 पहले केस में 1/n होगा। फिर x2 कितना होगा? 2/n। डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया, डेल्टा एक्स भी आपके पास 1/n है। ठीक है। और इसी तरह से एक्स आई कितना होगा आपके पास? i/n। और एक्स एन जो होगा वो n/n, यानी 1। आखिरी पॉइंट एक्स एन का 1 होना चाहिए था, 1 ही आएगा ना बेटा ये। ठीक है, n/n। तो ये इसके फार्मूले में प्लग इन कर दे वैल्यूज। तो डेल्टा एक्स मैंने पहले लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। डेल्टा एक्स पहले रखा, f(x1) की जगह 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, कि फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें वैल्यूज प्लग इन कर दी हैं। ठीक है। तो ये वैल्यूज प्लग इन कर दी, इनमें से आपको कुछ कॉमन निकल रहा है, n³ 1/n³ कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा? 1² + 2² + 3² अप टू n², ये बचेगा। अभी आपके पास सीक्वेंस आ गई। ठीक। इस सीक्वेंस का सम क्या होता है? अच्छा, इस सीक्वेंस को अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, समेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, 1/n³ बाहर है, और अंदर क्या आ जाएगा? समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n i²। इसको मतलब ये हुआ कि इसमें पहले i की वैल्यू 1 प्लग इन करूंगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 प्लग इन किया प्लस करके तो ये 2 का स्क्वायर, और आखिरी टर्म क्या आएगी? n का स्क्वायर। वही सीक्वेंस बन जाएगी ना। तो ये आपके पास, इसको समेशन की फॉर्म में चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। अब बेटा ये वाली समेशन हो, 3 किस्म की सीक्वेंस आएंगी इस एक्सरसाइज के अंदर, वो आप जहन में रखें, फार्मूला नोट कर लें। कि आपके पास ये सीक्वेंस आ रही है 1 + 2 + 3 अप टू n। इस सीक्वेंस का सम क्या होता है बेटा? इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखोगे इस तरह से लिखोगे, और इसका सम का फार्मूला क्या है? n × n+1/2। ये नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है। दूसरी सीक्वेंस जो है बेटा, वो यहाँ पे ये वाली यूज होगी, 1 का स्क्वायर जो यहाँ पे यूज होने वाली है, 3 का स्क्वायर। इस सीक्वेंस का सम जो होता है वो किसके, मतलब इसको समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा i रन्स फ्रॉम 1 to n i²। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, या फार्मूला आपको मेमोराइज करना है। n × n+1 × 2n+1 / 6। देखो n × n+1 पहले दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें 2 था, यहाँ पर 6 भी आ गया है। अच्छा, और क्यूबिक सम का जो है वो क्या है, वो भी कभी कभार यूज होगा, और समेशन फॉर्म में लिखा, और फिर ये आपके n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ये यूज होंगे। ठीक है। ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके अंदर ये सीक्वेंस आ गई है, तो इसका सम कर लेते हैं। तो ये 1/n³ n × n+1 / 2n+1/6, ये Rn आ गया। अच्छा, अब है Rn जो हमने निकाल तो लिया, n टर्म तक का टोटल जो है, ये राइट सम हमने निकाल लिया है। इसमें n की वैल्यू बाद में प्लग इन कर दूं, 4 5 6 7 8, कुछ भी वैल्यू प्लग इन करूं, हर नंबर के लिए निकाल लूंगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं n की वैल्यू को फाइनाइट रखूंगा इसके अंदर, तो ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट ही निकलेगा, सम एरिया, एग्जैक्ट एरिया नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि इस पर लिमिट लगा दें आप, ताकि एग्जैक्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाए। n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी है Rn के ऊपर। ठीक है बेटा। तो Rn के अंदर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे n अप्रोचेस टू n लिमिट लगा दें। अब ये लिमिट n अप्लाई करोगे बेटा, तो इन्फिनिटी जब लिमिट है तो आप इसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई करके देखो, तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, तो इसका मतलब है मुझे को सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, तो मैं कुछ कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ से n कॉमन ले लिया, एक n यहाँ से कॉमन लिए, एक n यहाँ से कॉमन लिया, n² कॉमन लिया, और नीचे क्या है? n² है। तो ये n² से n² कैंसिल हो जाएगा। और फिर लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? 1 + 0, फिर 2 + 0 डिवाइड बाई 6। आपको ये पता है कि इसका हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Rn पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया? 1/3 के। और ये क्या चीज़ आ गई है बेटा? ये एग्जैक्ट एरिया आ गया उस कर्व के अंडर, क्योंकि हमने इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिप्स ली हैं।
ठीक। इसी तरह से आप जो है लिमिट जब निकालोगे एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एल एन, तो वो भी 1/3 ही आएगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट सम निकालो या राइट सम निकालो और स्ट्रिप आपके पास बहुत ही स्मॉलर होती है, ऐसी स्ट्रिप हो जिनके एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, मतलब स्ट्रिप की तादाद हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो उस वक्त में लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट में कोई फर्क नहीं रहता, वो क्या बन जाते हैं, सेम ही बन जाते हैं। इसलिए हम ये सम निकालेंगे तब भी 1/3 आएगा, और मिडिल सम निकालेंगे तो वो भी 1/3 आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिडिल सम, लेफ्ट सम और राइट सम, इसमें आसान तरीन निकालने वाला सिस्टम क्या होता है बेटा? सबसे इजी जो है वो राइट सम है। ये आसान होता है क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है समेशन के अंदर, जबकि लेफ्ट सम और मिडिल सम में आओगे तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो जनरली क्वेश्चन में अगर आपसे आपको बोला ना जाए मिडिल सम या लेफ्ट सम के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमेशा राइट सम ही निकालते हैं। राइट सम निकाल के उस पर लिमिट लगा देते हैं, तो आंसर आपको जल्दी से मिल जाता है। ठीक है बेटा। तो अगली एग्जांपल, इसमें लेफ्ट सम निकालना, इसी एग्जांपल का फिर आपको लेफ्ट सम भी निकालना है, फिर राइट सम भी निकालना है। ठीक है, उस पर लिमिट लगानी है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आपका होमवर्क है कि आपके लेफ्ट सम राइट सम दोनों निकालें। सर राइट सम तो निकाल लिया मैं, लेफ्ट सम और मिडिल सम निकालें और उस पर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाएं। इस तरह निकाल के देखें इसके एरिया अंडर द कर्व, और सेम ही आंसर आएगा, 1/3 ही आएगा। तो जनरल इसके अंदर तरीका क्या क्या होता है बेटा, अगर कोई भी कर्व दी गई है, अब इसके अंदर ये कर्व है या इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो डजेंट मैटर, हमसे हमें इससे गर्ज नहीं है कि आप हमसे जो भी सम निकालने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए हम पहले ए से लेकर बी तक है, तो ए को एक्स नॉट कह देंगे, उसके बाद x1 x2 x3 शुरू हो जाएगा, ठीक है, बी तक xn तक पहुंचेंगे, और फिर हर एक की हाइट जो है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। और x1 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस डेल्टा एक्स, x2 a+2 डेल्टा एक्स, a+3 डेल्टा एक्स, ये आपके पास है, ठीक है। डेल्टा एक्स से कंप्यूट करेंगे b-a/n। तो इस तरह से हम चीज़ें कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हम उस पर लेफ्ट सम का राइट सम का फार्मूला ला सकते हैं, ये राइट सम निकलेगा। ठीक है बेटा। फिर लेफ्ट सम भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट सम का फार्मूला ये बनेगा, और मिडिल सम का फार्मूला भी ला सकते हैं। ठीक है। और एक जनरल फार्मूला होता है एक्स स्टार की फॉर्म में, ये एक्स स्टार क्या है बेटा, ये मिडिल पॉइंट भी नहीं है, ना लेफ्ट पॉइंट है, ना राइट पॉइंट है, ये आपकी मर्जी पर है, इट्स अप टू यू, इसमें फुल चॉइस हमारे पास आ गई है। इसके जरिए आप अपर सम भी निकाल सकते हो, लोअर सम भी निकाल सकते हो, लेफ्ट भी निकाल सकते हो, राइट भी। ये आप अपने हिसाब से इनको कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। तो देखो ये आपके पास सम एरिया निकाला गया है, अ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट x1 लिया गया है, कभी ये लेफ्ट के पास आ रहा है, कभी राइट मिडिल पे आ गया, कभी राइट की तरफ चला गया, एंड सो ऑन। तो ये खैर थ्योरेटिकल यूज के लिए है अभी हम, क्योंकि जनरल सम हो गया, ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट स्पेसिफिक नहीं है, इसके अंदर कोई सा भी सम यूज हो सकता है। ये सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं आपके पास। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर आपके पास फिगर दी गई, ये अपर सम की है, ये अपर सम है सारे के सारे, क्योंकि अपर पॉइंट से रेक्टेंगल बनाए गए हैं। और ये जो नीचे वाले रेक्टेंगल्स हैं, ये सारे क्या है, लोअर रेक्टेंगल्स है, तो इनका सम जो होगा लोअर सम कहलाएगा। लेकिन अपर सम और लोअर सम को निकालना प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थ्योरेटिकली यूज़ की जाती हैं चीज़ें, ये प्रैक्टिकली इसको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों ज़रूरत नहीं है अपर सम और लोअर सम, क्योंकि बाद में लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करने के बाद तो सब चीज़ें बराबर ही हो जाती हैं, लेफ्ट का है, राइट का है, मिडिल का है, अपर का है, लोअर का है, सब चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं। अच्छा, अब आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा, इसका एरिया निकालना है फ्रॉम x = 0 टू x = 2। तो इसका मतलब ये है, और इसके अंदर ए पार्ट में क्या है बोला है, राइट एंड पॉइंट से राइट सम निकालना है। ठीक है, इसमें n की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको n को n ही रखना है, और इसके राइट सम कंप्यूट करना है। तो ये लेट सपोज ये कर्व है, ठीक है, जो भी कर्व दी गई थी e⁻⁻x, आप उसके डेल्टा एक्स कंप्यूट करोगे, डेल्टा एक्स कंप्यूट करने के लिए क्या होता है फार्मूला, b-a/n। तो ये बन जाएगा 2/n के, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2/n आ गई। फिर x1 क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एक्स। तो a की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 0। a कितना है इसके अंदर, 0 है। तो x1 क्या हो जाएगा आपके पास, 0 प्लस डेल्टा एक्स कितना निकाला आपने, 2/n। x1 आ गया 2/n। x2 कितना हो जाएगा आपके पास इस तरह से, 4/n। x3 हो जाएगा 6/n। ठीक है। तो एक्स आई कितना बनेगा बेटा,
इसी तरह से 2i/n, ये फार्मूला आ गया। तो अगर मैं ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये बनेगी बेटा इसकी, Rn, राइट सम निकालना है ना। तो ये आपके पास f(x1) डेल्टा एक्स, f(x2) डेल्टा एक्स, f(xn) डेल्टा एक्स। लेकिन अगर इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखूंगा, समेशन की फॉर्म में, f(xi) डेल्टा एक्स। ठीक। अब एफ फंक्शन का फार्मूला क्या होता है बेटा, f(x) बराबर होता है किसके, e⁻⁻x के। तो f(xi) किसके बराबर होगा, e⁻⁻xi के, डेल्टा एक्स। और ये जो है आपके पास एक्स आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 2i/n। तो यहाँ पे हमने 2i/n रख दिया। और डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 2/n। तो ये 2/n, यहाँ पे समेशन लगा हुआ है आई पर, तो ये 2/n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बाकी आपके पास आ गया समेशन i = 1 to n e⁻⁻2i/n, ये आ गया आपके पास राइट सम। ये राइट सम का फार्मूला आ गया जो हमें ड्राइव करने के लिए कहा है उन्होंने। इसमें एन की वैल्यू नहीं पता, जब एन की वैल्यू इसमें प्लग इन कर देंगे आप 4 3 2 1, तो आपको स्पेसिफिक राइट सम मिल जाएंगे। और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर लगा देंगे तो फिर आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, एग्जैक्ट एरिया। ठीक। अच्छा, ये तो समेशन की फॉर्म में निकाला है। अब इसी को अगर हम बगैर समेशन के भी करें तो कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये देखें, हर एक को फंक्शन अप्लाई कर दिया उन्होंने, e⁻xn हो गया -xn। फिर उसके बाद x1 की वैल्यू रखी है, x2 की वैल्यू रखी है, xn की वैल्यू रखी है। और इसमें से 1/2n कॉमन निकल गया, अंदर e की ये पावर्स बच गई। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में और ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं आपसे कि एग्जाम में इस तरह से लिखें, आप समेशन की फॉर्म में लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर समेशन की फॉर्म में नहीं भी लिखते, ये फॉर्म लिखते हैं, तब भी एक्सेप्टेबल है। तो ये पार्ट ए तो इस तरह से हो गया आपके पास। इसमें आपको एरियाज फाइंड करने थे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे उसके मैंने क्या किया, एस्टिमेट द एरिया बाय टेकिंग द सैंपल पॉइंट्स टू बी द मिड पॉइंट एंड यूजिंग द 4 सब इंटरवल्स। अब आपको सैंपल पॉइंट कौन सा लेना है, मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, आपको पता है। इसके लिए मिडिल सम निकालना पड़ेगा और M4 निकालना है। M4 में आपके पास, अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये f(x1) डेल्टा एक्स प्लस f(x2) डेल्टा एक्स प्लस f(x3) डेल्टा एक्स प्लस f(x4) डेल्टा एक्स। अच्छा, x1 निकालना होगा तो x1 किसके बराबर होगा, अच्छा x1 निकालना होगा ना। x1 बराबर बराबर हो जाएगा x0 प्लस x1/2 के। x2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2। इस तरह x3 और x4 भी निकल जाएगा। अच्छा, अब x0 और x1 निकालना है तो x0 किसके बराबर होगा बेटा, x0 तो बराबर होगा a के। ठीक है। x1 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एक्स। x2 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 2 डेल्टा एक्स। x3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 डेल्टा एक्स। और x4 बराबर हो जाएगा a प्लस 4 डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमें a चाहिए, तो a इस केस में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर a जो गिवन था वो 0 था, b 2 था। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा 2/n के। लेकिन n की वैल्यू क्या गिवन है इसके अंदर, 4। तो ये 2/4 क्या आ गया, 1/2। तो डेल्टा एक्स इस केस में क्या होगा बेटा, बी पार्ट के अंदर डेल्टा एक्स जो है वो, हाँ बेटा डेल्टा एक्स जो है बी पार्ट के अंदर, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2 - 0/4 यानी 1/2। फिर इसी तरह से x1 जो निकलेगा, x1 आएगा आपके पास a प्लस डेल्टा एक्स है, 0 प्लस ½ यानी हाफ आ गया। x2 जो है आपके पास आएगा 0 + 2/2 यानी 1। मतलब आपके पास x1 x2 की वैल्यूज ये आएंगी, x1 बराबर हो जाएगा 0.5 के, x0 जो है वो क्या है, 0 है, x2 बराबर आ गया 1, x3 बराबर आ गया 1.5,
x4 बराबर आ जाएगा 2 के। ये पॉइंट्स आ गए। इनके मिड पॉइंट निकालना है तो x1 बार बराबर हो जाएगा इनका मिड पॉइंट 0.25। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ x1 बार आ रहेगा उस जगह 0.25 रख देंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये कंप्यूट हो जाएगा। अब देखें इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन को। यहाँ बुक में एग्जाम्पल की हुई है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो इन्होंने डेल्टा एक्स निकाला 0.5 और ये इंटरवल बनाया। इंटरवल बनाने के बाद इसका x1 स्टार कितना है 0.25 आया। ठीक है, इसमें x2 स्टार आ गया, x3 स्टार आ गया। ऐसा इन्होंने बार नहीं लगाया, स्टार कर दिया है, कोई मसला नहीं है। स्टार जनरल टर्म उन्होंने यूज़ किया, आप चाहें तो बार लगा लें क्योंकि मिडिल सम की बात कर रहे हैं। और फिर इसको सब वैल्यूज़ प्लग इन किया और ये सब कंप्यूट कर लिया बेटा। ठीक है। तो इस तरह से मिडिल सम कंप्यूट करवाया M4 और M5। राइट। और जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके पास निकलता जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं होगा, इसमें कुछ एरर तो होता है लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेट निकलता है मिडिल सम। तो बेटा ये इस तरह से करना है एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आप लोगों को 5.1। और बाकी एक्सरसाइज है 5.2 और 5 पॉइंट, अच्छा 5.2 में भी जो है ना यही चीज़ इस्तेमाल होगी बेटा। 5.2 भी देख लेते हैं। 5.2 के अंदर वही चीज़ है। समेशन पे जो है आपने क्या करना है कि अगर लिमिट लगाई है तो उसको हम इंटीग्रल के सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है। नोट्स मैंने 5.1 में ही लिखे हुए हैं, उसी पे आए थे। हाँ देखो अब क्या है इसके अंदर कि ये जो सम हम निकालते आ रहे थे 5.2 में क्या किया है, ये वही सम है। इसको क्या कहते हैं बेटा, रीमान सम कहते हैं। जो हम निकाल लेते हैं लेफ्ट सम राइट सम जो भी निकाल रहे हैं, ये कहलाता है आपका रीमान सम। ठीक है, रीमान सम है। और ये रीमान सम पे जब लिमिट इम्पोज करते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाता है, इसको कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है। ये इंटीग्रल साइन होती है समेशन। इंटीग्रल की जो ये आपकी नोटेशन है वो एस से आने के लिए ना, एस को ही हमने वो एक्सटेंड कर दिया है मजीद, थोड़ी सी सिंबल थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, और ए से लेकर बी तक। तो बेसिकली रीमान सम जो निकाला है ए से लेकर बी तक का, उस पर लिमिट जब अप्लाई कर दी है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रल, और इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट हम उसका जो है सम निकाल रहे हैं। और ए से लेकर बी तक लिमिट एन से एन की लिमिट किस पे, इन्फिनिटी पे होगी। और डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला वही है, एक्स आई का फॉर्मूला यही है। तो ये आपके पास कहलाता है आपके पास। और इसके लिए कंडीशन ये होती है एफ क्या हो, इंटीग्रेबल हो। इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इंटीग्रेबल फंक्शन नॉर्मली जितने फंक्शन होते हैं हमारे पास इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल होने की कंडीशन क्या होती है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ जंप डिस्कन्टिन्यूटीज आ रही हो किसी फंक्शन के अंदर, तो उसको वो इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जंप डिस्कन्टिन्यूटीज नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। गेटिंग इट। अच्छा एक सवाल ही पैदा होता है, क्या जब रीमान सम हम निकाल रहे हैं, क्या ये हमेशा हमें एरिया प्रोवाइड करता है। ये देखो रीमान सम की कोई यहाँ पे ये एक्स स्टार की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। क्या रीमान सम हमेशा हमें एरिया प्रोवाइड करता है, तो ये बात गलत है। हमेशा हमें एरिया प्रोवाइड नहीं करता। ये हमें रीमान सम हमें उस वक्त एरिया प्रोवाइड करता है जब पूरा फंक्शन क्या हो, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा हो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पहले पॉजिटिव वाई एक्सिस की है, तो ये रिमान सम जो एरिया बन जाता है, जैसे ये कर्व है। अब इसके अंदर ये पूरा फंक्शन जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एरियाज को सम करके लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो फिर ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन जो है कभी एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है, तो उस वक्त में होगा क्या, उस वक्त में ये होगा कि ये एरिया तो आपका सही निकलेगा, जो ब्लू कलर का है ये ब्लू कलर का एरिया भी सही निकलेगा। लेकिन ये जो येलो कलर का एरिया है, मतलब एक्सेस से नीचे वाला एरिया है, इसके अंदर वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि एक्सेस के नीचे आया ना। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगी इस केस के अंदर। जब इस केस में नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब है इसके एरिया भी नेगेटिव निकलेगा। और हम रिमान सम में कर क्या रहे हैं, इन सब एरियाज को सम कर रहे हैं ना, सारे एरियाज को हम समेशन लगा दिया हमने हर रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के। तो इसका मतलब है कि सारी एरियाज सम थोड़ी होंगे, जिनके नेगेटिव साइन होगी तो वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो हम तो सम करना चाह रहे हैं लेकिन सम होंगे नहीं। अगर हमें सम करना है तो एब्सोल्यूट करके सम करना पड़ेगा। लेकिन अब एब्सोल्यूट लगाने में फिलहाल तो हम एब्सोल्यूट की बात तब एब्सोल्यूट की मतलब नहीं कह सकते कि रीमान सम एब्सोल्यूट की साइन नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीमान सम लाजमी नहीं कि हमें एरिया प्रोवाइड कर दे। अगर फंक्शन जो है कभी एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो
उस सूरत में जो है श्रीमान सम वो एरिया के बराबर नहीं होता, तब वहाँ पे ये कुछ और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो है ना उनका नेट एरिया होगा, जिसमें नेगेटिव एरियाज और पॉजिटिव एरियाज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो कि एक्चुअली हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते। रियल लाइफ में जब एरियाज की प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमें उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम करना पड़ता है। लेकिन रीमान सम जो है वो हमें नेट एरिया प्रोवाइड करेगा, मतलब साइंड एरिया प्रोवाइड करेगा। जो एक्सेस के ऊपर वाले एरियाज हैं, जो एक्सेस के नीचे वाले एरियाज हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा के ही हमें नेट एरिया प्रोवाइड करेगा, जो कि एक्चुअल एरिया से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है रीमान सम और एरिया अंडर द कर्व लाजमी नहीं कि हमेशा बराबर हो। उस केस में बराबर होते हैं जब आपके पास कर्व एक्सिस के ऊपर होती है, अदरवाइज इनमें फर्क आ सकता है इनकी वैल्यूज का। कोई मसला नहीं है, बाद में हम एरिया निकालना भी सीखेंगे। इस कोर्स में तो नहीं है एरिया निकालने का काम। अगले जो है, अगर कैल टू में अगर आप लोगों ने कैल टू पढ़ा तो उसके अंदर फिर हम एरिया निकालना भी सीखेंगे। उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं रिमान सम में, उसमें एब्सोलूट साइन डाल लेते हैं, तो उससे फिर में एरिया कंप्यूट हो जाता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं विदाउट एब्सोलूट साइन पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में ज़रूरी नहीं कि हमारा एरिया के बराबर ही आए आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब इसके अंदर जो 5.2 है, इसमें हम इंटीग्रल के नाम से पढ़ेंगे इसी चीज़ को, लेकिन करना यही होगा उसके अंदर कि आपको समेशन निकालना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, या अगली एक्सरसाइज में चलते हैं 5.2 पे ही, क्या देखते हैं कि एग्जांपल वहाँ की। अब जैसे बेटा इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है x³ - 6x, और किस पॉइंट्स ए से 0 से लेकर 3 तक, और n की वैल्यू 6 रखनी है, इसका रीमान सम निकालना है। ठीक, तो पहला काम क्या करोगे इसके अंदर कि रीमान सम निकालना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा, b - a/6 यानी n। कितना बनेगा ये, 3 - 0/6 यानी बन गया 1/2। डेल्टा एक्स आ गया 1/2 के। ठीक है, अच्छा, और सैंपल पॉइंट कहाँ पे लेना है, टुवर्ड्स राइट। राइट, तो राइट सम निकालना है। तो राइट सम के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ती है बेटा, हमें x1 चाहिए होगा। x1 कितना बनेगा, a+Δx, ये बन गया आपके पास हाफ। x2 कितना होगा, a+2Δx, ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह x3, x4, इसको 2/2 भी बोल सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, a+3Δx, ये आएगा आपके पास 3/2 एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो है ये आपके पास इसको फार्मूले में रख दे, राइट सम के फार्मूले में रीमान सम निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, f(½ Δx) प्लस f(1)Δx प्लस f(3/2)Δx प्लस एंड सो ऑन। तो टोटल 6 वैल्यूज तक चाहिए, तो 6 वैल्यू का सम कर लीजिएगा इसके अंदर। ये आ जाएगा f(2)Δx। अच्छा, डेल्टा एक्स की वैल्यू प्लग इन करनी है, वो भी हाफ रख दीजिएगा। ठीक, तो f(½ निकालना है। f(½ निकालने के लिए क्या करोगे, इस फंक्शन के अंदर हाफ रख दें, इस फंक्शन में हाफ प्लग इन कर देना। ठीक है, इधर फिर 1 प्लग इन कर देंगे। हाफ प्लग इन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ का क्यूब -6 × ½ ठीक, ये फंक्शन बन जाएगा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, हाफ, प्लस फिर 1 प्लग इन करेंगे तो 1 पे क्या बन जाएगा आपके पास, 1 का क्यूब -6 × 1, और फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, हाफ, एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, मैं एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा, फिर समेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। समेशन की फॉर्म क्या बनेगी बेटा इसके अंदर, इसके अंदर अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा समेशन f(x_i)Δx, यही होता है ना राइट सम के लिए।
बल्कि सॉरी, समेशन के लिए आपको 6 टर्म का सम करना है तो उसके लिए समेशन की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एक्सपेंड करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये f(0.5), f(1), f(1.5), f(2), 1.53 आ जाएगा। और फिर फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी आपको मैनुअली, इसके अंदर x³ - 6x के अंदर। और फिर डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डेल्टा एक्स के इसमें सब में हाफ है तो सिंप्लीफाई करना, ये -3.93 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं अगले पार्ट के अंदर, अगले पार्ट में आपको रिमान सम नहीं निकालना, बल्कि आपको ये इंटीग्रल कंप्यूट करना है। इंटीग्रल कंप्यूट करने का मतलब ये हुआ कि रिमान सम तो निकालना, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। आप रिमान सम का फार्मूला बनाएंगे एन की फॉर्म में, और उस पर समझ इन्फिनिटी लगा देना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इससे आपको एग्जैक्ट एरिया कंप्यूट हो जाएगा। हाँ बेटा, आप कोई इंटीग्रल निकालना है तो इंटीग्रल का आपको पता है कि 0 से लेकर 3 तक x³ - 6x dx, ये इंटीग्रल किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n f(x n) डेल्टा x। ये हमने राइट सम यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n। अब f(x n) और डेल्टा एक्स, ये करने के लिए हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा एक्स इस केस में किसके बराबर होगा बेटा? डेल्टा एक्स 0 से लेकर 3 तक है, तो 3 - 0/n। तो डेल्टा एक्स आ गया 3/n। तो एक्स नॉट बराबर हो जाएगा किसके? 0 के, मतलब ए के, 0 आ गया। x1 कितना हो जाएगा? 0 + 3/n, यानी 3/n। x2 किसके बराबर हो जाएगा? 6/n। अब xi किसके बराबर होगा? 3i/n, ठीक है। और xn जो हो जाएगा वो 3n/n, मतलब 3, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये xn नहीं है बेटा, इसके अंदर xi होगा। इसको एक्सपेंड करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करने का फायदा कुछ नहीं है, और आपका काम बढ़ जाएगा। तो मैं इसी फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में ही सारा काम करूंगा। अब यहाँ पे f(x i), क्या बता था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, वो देख लो। f(x) बराबर था x³ - 6x के, x³ - 6x के। तो इसका मतलब है कि f(x1) जब निकालना होगा, तो अगर मैं xi निकालना होगा तो क्या करूंगा? ये हो जाएगा xi का³ - 6xi। तो बेटा इसके अंदर रख दो, ये आएगा xi का³ -6xi। और डेल्टा एक्स इसके बराबर है बेटा 3/n के, 3/n। अच्छा, इसमें आई तो नहीं आ रहा ना, आई को बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि ये आज समेशन लगा हुआ है, तो ये 3/n तो बाहर निकल सकता है। तो ये कितना बन जाएगा? 3/n बाहर जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इन लिमिट के अंदर ही रहेगा। ये लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n। और ये एक्स आई की जगह पे, एक्स आई किसके बराबर था बेटा? 3i/n के। तो ये 3i/n का होल क्यूब हो जाएगा, -6 × 3i/n, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पर इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लें, इन्फिनिटी 3/n। अच्छा, अब ये आपके पास समेशन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समेशन में प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ठीक है। तो ये समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20, 3 का क्यूब 27, i³ / n³ माइनस, और ये कितना आ जाएगा? समेशन 18i/n। I रन्स फ्रॉम 1 to इंफिनिटी।
सॉरी 1 to n है, इन्फिनिटी नहीं, ये n चल रहा है, ठीक है। और अब बेटा ये लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 3/n। अब इसके अंदर 27 भी कांस्टेंट है, n क्यूब भी कांस्टेंट है, क्योंकि समेशन तो i पे लगा हुआ है, तो 27/n क्यूब, और यहाँ समेशन आ गया i क्यूब पे, i इज इक्वल टू 1 to n माइनस, और यहाँ पे आपके पास 18/n, और समेशन आ गया i की वैल्यू 1 से लेकर n तक और i पे। अब ये आपको पता है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n i क्यूब किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। ये पढ़ा था किसके बराबर होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अभी बताया था ना आपको फॉर्मूला ये, क्यूबिक नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स का सम। और ये भी पढ़ लिया हमने कि i इज इक्वल टू 1 to n, नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो किसके बराबर होता है, n × n+1/2। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ प्लग इन कर दें, 3/n, और ये आएगा 27/n क्यूब, ये बन जाएगा n × n+1/2 माइनस 18/n, n × n+1/2, और इस पे होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई करना है बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा इसमें, फिर उसके बाद ऊपर से कुछ कॉमन लें, n की वैल्यू, और नीचे से भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, ऊपर से n² कॉमन निकलेगा, ठीक है बेटा। और उसका सिंप्लीफाई कर देना। तो यहाँ पे देखें बुक में भी किया हुआ है सिंप्लीफाई इसे, और यहाँ पर देखो फिर वहीं पे n को ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया उन्होंने, तो ये आपके पास इस तरह की चीज़ बच जाएगी। और जब इस लिमिट लगाओगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, और ये आपका सिंप्लीफाई करें, ये आ गया -6.75। ये क्या क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया है। ये एरिया नहीं है, इंटीग्रल है। उसकी वजह ये है कि फंक्शन जो है ना, हमने ग्राफ में देख लिया कि फंक्शन नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है एक्स एक्सिस से, इसलिए एरिया नहीं है, ये इसका इंटीग्रल निकला है, ठीक। तो इस तरह से करना है बेटा। तो यही फार्मूले, 3 फार्मूले सीक्वेंस के यूज होंगे तकरीबन तमाम ही क्वेश्चंस के अंदर। अब अगला अगला क्वेश्चन है e⁻x का, उसमें भी इसी तरह से करना है आप लोगों को, लेकिन उसमें क्या होगा कि इस सीक्वेंस आपके पास इस तरह की आ गई e⁻i के फॉर्म में। अब इसका तो फार्मूला हमें नहीं पता समेशन का, तो उसको हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, इसको मजीद कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको पता है समेशन आई है तो ये तो निकाल सकते हो, लेकिन समेशन e⁻i आ जाए तो इसको कंप्यूट करने का हमारे पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है अभी फिलहाल। तो इसको इसी फॉर्म में रखना, उसको कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समेशन आई आ जाए तो उसको हम कंप्यूट कर सकते हो। उस पर क्या लिखोगे, n × n+1/2, ठीक है बेटा। तो इस तरह से करना है 5.2 और 5.1, और इंशाल्लाह ताला आज रात को मैं 5.3 की भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा 5.3 की, फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।